बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों ये कक्षा 6 विज्ञान का इकाई 2 आपका पाठ है, इकाई 2 है और पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। इसमें हम जानेंगे पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं इसका आधार क्या होता है, यानी पदार्थों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। बच्चों विभिन्न लक्षणों के आधार पर हम वस्तुओं का किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। अणु एवं परमाणु का संक्षिप्त परिचय आपको देंगे हम। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। आप अपने स्कूल, घर तथा आसपास अनेक वस्तुओं को देखते होंगे बच्चों, जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग भी करते होंगे। जैसे देखा होगा आपने तख्त देखा होगा जिस पे आप लेटते हैं, कुर्सी है, खुरपी है, हवा है, पेड़ पौधे, ये तमाम चीज़ें बच्चों आप अपने आसपास देखते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं बच्चों, कुछ प्रकृति ने हमें दी हैं। मनुष्य के द्वारा कुर्सी, खुरपी, तख्त ये बनाए गए, पेड़ पौधे हमें प्रकृति ने दिए बच्चों। ये सभी पदार्थों से मिलकर बनी हुई वस्तुएं हैं, यानी कि पूरी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं बच्चों वो पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं बच्चों, और तथा जिनका हम ज्ञानेंद्रियों से एहसास कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों से, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, इन सब से हम क्या कर सकते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी 5, इनसे हम क्या कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। आँखों से देख सकते हैं, त्वचा से महसूस कर सकते हैं और जीवा से चख सकते हैं, स्वाद का पता लगा सकते हैं। कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं बच्चों। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। पदार्थ कहलाती हैं। मतलब पदार्थ का मतलब क्या, पदार्थ यदि हम बहुत ही सिंपल भाषा में बोले, साधारण भाषा में बोले, प्रत्येक पदार्थ बच्चों स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। यदि पदार्थ की परिभाषा पूछी जाए या पदार्थ का बारे में यदि आपसे कोई पूछता है पदार्थ क्या होता है, तो बहुत ही साधारण भाषा में हमने कहना है पदार्थ स्थान घेरता है। यानी कि जो वस्तु, कोई भी वस्तु स्थान घेरती है और उसमें भार भी होता है। यदि आप उसे उठाएंगे तो आप महसूस करेंगे उसके अंदर भार होता है, तो इसी को हम पदार्थ कह देते हैं। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। ठीक, जितनी भी हमने अभी तक वस्तुएं आपको बताई ये पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। इसीलिए आप देखिएगा इन्हें जहाँ भी रखेंगे आप, ये स्थान घेरेंगी और इसके अलावा ये क्या करेंगी, स्थान घेरने के साथ साथ इनमें भार भी होता है। आगे देखिए बच्चों, आइए प्रतिदिन उपयोग होने वाले कुछ निर्जीव वस्तुओं को अपने परिवेश से एकत्र। जीव मतलब जिनमें जान नहीं होती और सजीव मतलब जिनमें जान होती है, जो श्वसन करते हैं, जो वृद्धि करते हैं, जो प्रजनन करते हैं, ये तमाम चीज़ें करते हैं। लेकिन निर्जीव वस्तुएं ये सब कुछ नहीं करती। तो हमने कुछ निर्जीव वस्तुओं को अपने परिवेश से, अपने आसपास के वातावरण से उन्हें क्या करना है, उनको एकत्र करना है। इस एकत्रित संग्रह में हमारे पास हो सकता है बाल्टी हो, खुरपी हो, थाली हो, पहिया हो, ये सब ने एकत्र कर लिया। इन वस्तुओं को ध्यान से देखिए तथा प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए बच्चों। बाल्टी प्लास्टिक और लोहे से बनी होती हैं, खुरपी लोहे एवं लकड़ी से बनी होती हैं। हम देखते हैं कोई वस्तु एक ही पदार्थ से नहीं बनी होती, तथा ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। यानी एक ही पदार्थ से भी बनी हो सकती है और बहुत से पदार्थों से भी एक वस्तु बनी हो सकती है। जिस कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी होती है उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, पदार्थों को चुनते हैं। जैसे गिलास कांच अथवा स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो गिलास कांच के भी मिलते हैं, स्टील के भी मिलते हैं। इसके अलावा हमने कप जो है हमारे वो चाइना मिट्टी के, जो चीनी मिट्टी होती है उसके मिलते हैं। तो यहाँ पे एक तालिका दी गई है बच्चों, ध्यान से देखिए। एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जाती हैं और यहाँ पे क्रम संख्या 1 से 4 तक पदार्थ 4 दिए गए हैं और उसमें उनसे कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे लोहे से हम क्या बना सकते हैं, लोहे से पेंच कील बना सकते हैं, बर्तन औजार।
लकड़ी से हम क्या बना सकते हैं? देखिए, लकड़ी से मेज है, कुर्सी है, तखत है ना, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, ये सब कुछ बना सकते हैं बच्चों। इसके अलावा हम और क्या बना सकते हैं? हम अपने जो है चाकू के जो हैंडल होते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और देखिए, कांच से क्या बनाया सकता है? कांच से चूड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। कांच से आपके दरवाज़ों के, खिड़की दरवाज़ों में लगाने के लिए जो कांच लगाया है तो वो बना सकते हैं। कांच से हम दर्पण बना सकते हैं, है ना। कांच से हम जो है गाड़ियों के शीशे जो होते हैं वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मिट्टी, मिट्टी देखिए, आप मिट्टी का प्रयोग हम बर्तन बनाने में भी करते हैं। मिट्टी का प्रयोग हम गमले में जो है आपके जो है घरों में हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं अच्छे से उससे, है ना। तो और मिट्टी का क्या प्रयोग है? बहुत सारे प्रयोग आप सोचिए और इसके अंदर पूरी तालिका में भरिए, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक वस्तु के बनाने के कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग होता है, यानी एक वस्तु को बनाने में हम कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, खुरपी बनाने में हम लोहा और लकड़ी दोनों का प्रयोग करते हैं। चश्मा बनाने में हम इसमें क्या करते हैं? इसमें धातु का, यानी कि हो सकता है फ्रेम प्लास्टिक का हो और चश्मा वो जो है आपका कांच का हो, जो आपका लेंस होता है, ठीक है ना। इसके अलावा शर्ट देखिए, शर्ट में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। क्या क्या लगता है? एक तो सबसे पहली चीज़, कपड़ा बनाने के लिए क्या होता है? रेशों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, बटनें जो होती हैं हमारी वो प्लास्टिक की होती हैं, है ना। तो और ये दो चीज़ों का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ना। छाता देखिए, छाते में लोहे का होता है, उसमें जो रॉड होती है पकड़ने वाली। इसके अलावा जो वो बना होता है वो किसका बना होता है? वो उसके अंदर एक प्रकार की प्लास्टिक होती है। तो इस प्रकार से छाता भी आप देख रहे हैं कई पदार्थों से मिलके बन रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये सीखा कि वस्तुएं जो होती हैं वो एक प्रकार के पदार्थ से भी मिलके बन सकती हैं और बहुत प्रकार के पदार्थों से भी मिलके बन सकती हैं। तो ये कुछ चित्र हमारे दिए गए हैं यहाँ पे, जो हमारे आसपास में और हमारे चारों ओर हम इन तमाम वस्तुओं को देखते हैं बच्चों। आगे देखिए बच्चों, पदार्थों का वर्गीकरण हमें करने की क्या आवश्यकता है? हम उसको किस आधार पे करेंगे? मतलब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण क्यों करेंगे, यानी उनका क्लासिफिकेशन क्यों करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं और करेंगे तो क्या फ़ायदे आएंगे। चलो पढ़ते हैं बच्चों। आप अपने आसपास की बहुत सी वस्तुएं देख रहे हैं। हर एक वस्तु अपने अपने गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग है। देखिए, हर एक वस्तु के गुण अलग हैं, देखने में अलग है, उसका उपयोग अलग है। हम घरों में ही देख लीजिए, बहुत तरह की वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे खाने के बर्तन अलग हैं, है ना। इसके लिए लेटने के लिए चारपाई अलग है, बैठने के लिए कुर्सी अलग है ना। टीवी देखते हैं, तो ये सब अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं और अलग अलग गुण हैं, इनके देखने में भी अलग अलग हैं। इन वस्तुओं के अलग अलग होते हुए भी क्या इनमें कोई समानता दिखाई देती है? किसी वस्तु की पहचान इनके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जा सकती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं, तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। जैसे हम क्या करते हैं, वस्तुओं को उनके विशेष गुणों के आधार पे, उनके उपयोग के आधार पे हम क्या करते हैं, अलग अलग समूह में रखते हैं, तो उनकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक लाइब्रेरी में गए और उस लाइब्रेरी के अंदर विज्ञान की किताबें एक जगह रखी हैं, सामाजिक विज्ञान की किताबें एक जगह रखी हैं, आपकी मैथ की किताबें एक जगह रखी हैं, इंग्लिश की एक जगह रखी हैं, तो कितना आसान होता है हमारे लिए ढूंढ पाना एक किताब को, कि ये किताब, यदि हमने इंग्लिश की किताब ढूंढनी तो सीधा जहाँ पे सारी इंग्लिश की किताबें रखी हैं वहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं। तो वर्गीकरण क्या हुआ, हमने सामान्य लक्षणों के आधार पे अलग अलग समूह में किताबों को बांट दिया। तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए किताबों को ढूंढ पाना, समय भी कम लगा और हमें वो किताब ढूंढने में आसानी भी रही। अब हम वर्गीकरण का आधार कई हो सकते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, देखकर कि वो लंबाई, चौड़ाई, रंग रूप देखकर भी हम वर्गीकरण करते हैं। तो इसको, इस तरह का जो वर्गीकरण है जो बाह्य संरचना के आधार पर किया जाता है, उसको भौतिक वर्गीकरण कहते हैं बच्चों। और एक ऐसा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण जो होता है वो रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। जैसे कि हमने एक ईंट है
और एक प्लास्टिक की बाल्टी है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसकी आंतरिक संरचना अलग है और बाह्य संरचना अलग है। ठीक है ना। तो आंतरिक संरचना यानी कि वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है, किन कणों से, किन परमाणुओं से, किन अणुओं से, किन तत्वों से मिलकर बनी है, जिसके बारे में हम देखकर नहीं पहचान सकते, किन रसायनों से मिलकर बनी है, एक तरीके से समझ लीजिए। तो इस तरह का जो वर्गीकरण होता है वो रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है बच्चों। ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण में विभाजित किया जाता है। और जो भौतिक वर्गीकरण होता है उसमें हम क्या करते हैं, पदार्थों को उसकी अवस्थाओं के आधार पे वर्गीकरण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ पे कई तरीके हैं। पहले हम पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, पदार्थ की अवस्थाओं के अलावा हम जल में घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। फिर पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे बच्चों। ये उसके बाद हम कठोरता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण कई आधार हैं इसके, जिसके आधार पर हम ये करते हैं। चलिए अब करते हैं हम पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण। सोचिए और बताइए। देखिए बच्चों, सोचिए जरा आप, क्या होगा अगर हथौड़ी कांच की बना दी जाए। कांच की हथौड़ी बना दी जाए तो बच्चों क्या होगा, क्या वो कामयाब होगी। गिलास कपड़े से बनाए जाएं, क्या होगा। क्या होगा अगर कीलें और स्क्रू मोम के बना दिए जाएं। क्या लोहे के गुब्बारे बनाए जा सकते हैं बच्चों, बन सकते हैं। ये सोचिएगा जरा और फिर बताइएगा आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे। चलिए पदार्थों को हम अब बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। पदार्थों की अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे आपने नारियल तेल देखा होगा बच्चों, जाड़े के मौसम में ये क्या होता है, ये बर्तन में ठोस रूप में जम जाता है। वहीं गर्मी के मौसम में ये द्रव रूप में हो जाता है, यानी कि तरल अवस्था में हो जाता है। मोम ठोस रूप में है, गर्म करने पे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बच्चों, है ना। और यदि हम द्रव मोम को गर्म करते जाएं तो वह मोम बाष्प बनकर उड़ जाता है। जल को दैनिक जीवन में हम बर्फ यानी कि ठोस और जल यानी द्रव तथा जलवाष्प जिसे कि गैस के रूप में देखते हैं। तो आपने देख लिया कि जल कितनी अवस्थाओं में मिल रहा है हमें। जल हमें बर्फ के रूप में भी मिलता है, जल हमें द्रव के रूप में भी मिल रहा है यानी कि जल के रूप में हम देख रहे हैं, और जलवाष्प के रूप में भी हम देखते हैं, यानी कि जल की तीन अवस्थाएं होगी, ठोस, द्रव और गैस। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं हो सकती हैं बच्चों, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, आगे देखिए। तो ये हमारी जो तीन भौतिक अवस्थाएं किसी भी पदार्थ की हो सकती हैं, तापमान के हिसाब से उसकी भौतिक अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कांच जो ठोस है, यहाँ पे कांच की गोली को एक थैले में से निकाल कर हाथ में लें। कांच की गोलियां एक थैले में पड़ी हैं बच्चों, उनको हाथ में लेना है। फिर गिलास में रखें और देखें कि क्या उनकी बनावट एवं आकार में कोई परिवर्तन होता है। कांच की गोली को थैले में लें, हाथ में लें अथवा गिलास में लें, इनका आकार या आयतन परिवर्तन होता है बच्चों। नहीं, इनका आकार और आयतन निश्चित रहता है। देखिए आकार तो जो उसकी आकार है यानी गोलाई जो होती है उसकी, वो गोल ही रहेगी, चाहे आप उसे कहीं भी रख दीजिए। आयतन यानी जितना स्थान वो एक डब्बे में घेरेगी उतना ही स्थान वो एक थैले में घेरेगी, उतना ही स्थान वो गिलास में घेरेगी। यानी कि जो गोली है वो अपना स्थान जितना घेरती है उतना ही घेरेगी। इसका मतलब जितना आयतन उसका है वो उतना ही रहेगा। इससे स्पष्ट होता है बच्चों कि ठोस पदार्थों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, यानी कि वो कभी बदलते नहीं हैं, सालों साल जहाँ रखे रहेंगे वैसे के वैसे रहेंगे। ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं जिनसे वो मिलकर बनते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया सारे पदार्थ इस पृथ्वी के ऊपर या इस पूरे ब्रह्मांड में बने हैं तो बच्चों कणों से बने हैं। बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, वो अणु अणु बोलते हैं उनको, और ये बहुत पास पास में होते हैं। किसमें, ठोस के अंदर। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर रहते हैं
या स्थिर होते हैं बच्चों, इसी कारण इनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। यदि ये पूछ लिया जाए कि ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित क्यों रहते हैं, तो आपका जवाब बहुत ही साधारण सा होगा बच्चों, क्योंकि जिन ठोस पदार्थ जिन कणों से मिलकर बने होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और इनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये एक साथ बंधे रहते हैं और इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये होते हैं ठोस बच्चों। यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ठोस है और ईंट है यहाँ पे। ये इसके अणु देखेंगे आप, ये बहुत ही पास पास में है। ठीक है, और इनके बीच में पास पास क्यों है, क्योंकि आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है बच्चों। तो इसीलिए जो ठोस होता है, ये ईंट आप देख रहे हैं, ईंट को कहीं भी आप रख दीजिए, इसका आयतन और आकार हमेशा निश्चित रहेगा बच्चों। अगला उदाहरण हम लेते हैं बच्चों द्रव का। द्रव देखिए, हमारे आसपास कई तरह के द्रव हैं। 1 लीटर के नपना बर्तन को पूरा पानी से भरें, यानी जो नपना बर्तन होता है जिसे नापा जाता है उसको नपना बर्तन करते हैं। 1 लीटर का हमने लिया, जैसे दूधिया लोगों के पास आपने देखा होगा। अब उस पानी को एक भगोने में उड़ेल दें। ठीक है, उड़ेलेंगे हम देखते हैं कि जब नपने में था तब नपने की आकृति का दिखाई दे रहा था, और जब उसे भगोने में उड़ेला गया तब उसकी आकृति भगोने जैसी हो गई, यानी जैसे दिखाई देने लगी, किंतु किसके जैसी, भगोने जैसी दिखाई देने लगी, किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम देखते हैं कि जिस बर्तन में द्रव रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है, किंतु उसका आयतन निश्चित रहता है। यानी कहने का मतलब क्या, द्रव जो होता है हम जिस बर्तन में रख देंगे उसी बर्तन का आकार ले लेगा, अपना इसका आकार नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित है। यदि आपने 1 गिलास दूध लिया और वो 1 गिलास दूध आपका एक ही गिलास रहेगा, ऐसा नहीं कि बाल्टी में डाल दिया तो 4 गिलास हो जाएगा बच्चों, ऐसा नहीं कि आपने प्लेट में डाल दिया तो 10 गिलास हो जाएगा, नहीं। 1 गिलास दूध का मतलब 1 गिलास ही रहेगा, 1 गिलास पानी का मतलब 1 गिलास पानी रहेगा, 1 गिलास आपका ऑयल कोई तेल लेते हैं तो तेल 1 गिलास ही रहेगा। तो निश्चित आयतन है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता द्रवों का। तो हम यहाँ कह सकते हैं ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें आपसी जो आकर्षण बल होता है बच्चों, और ठोस की तुलना में कम होता है, जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण क्या होता है, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती बच्चों, किंतु इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित होता है। यानी आयतन निश्चित है, आकृति निश्चित नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गैस के, यहाँ पे द्रव के कण, ये देखिए, ये बेटा द्रव के कण हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कितने हैं, अब मैंने आपको ठोस के कण पहले दिखाए थे, ये बहुत पास पास थे, इनकी आकृति निश्चित थी, आयतन भी निश्चित था। लेकिन जब हम आए द्रव के कणों की तरफ बढ़े तो आपको देख रहे हैं हाँ, इनकी आकृति निश्चित नहीं है, क्योंकि ये कहाँ चले गए, यदि मैंने गिलास में डाल दिया तो गिलास की आकृति ले ली, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया। अब हम देखते हैं द्रव। द्रव हो गया गैस। घर में जलती हुई अगरबत्ती को देखा होगा आपने, इनमें इसमें से क्या होता है बच्चों, काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। इस धुएं की बनावट एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था को गैस कहते हैं। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। अतः पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांट दिया गया, ठोस, द्रव एवं गैस में वर्गीकृत किया गया। तो यहाँ पे जो गैस है उसका ना तो आयतन निश्चित होता है बच्चों, और ना ही, देखिए ये गैस के कण हैं, यहाँ गैस के कण बिल्कुल दूर दूर हैं, इनके आपस में कोई आकर्षण बल नहीं होता, और ये जिस बर्तन में और जहाँ भी रख दिए जाएंगे उसका आयतन और उसी का आकार दे लेते हैं और ये पूरी तरीके से फैल जाते हैं। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वर्गीकरण किया जाता है पदार्थों का। तो पदार्थों का अवस्थाओं के आधार पे वर्गीकरण 3 भागों में मैंने आपको बताया, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस में वर्गीकृत किया गया इसको।
अब बच्चों हम अगली कक्षा में आपको इसका वर्गीकरण समझाएंगे जल में घुलनशीलता के आधार पर। ठीक है, उसके बाद जल के सापेक्ष भार के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर। ठीक है, ये तमाम हम आप अगली कक्षाओं में आपको बताएंगे। ठीक है, जब तक इसको आप देखिए समझिए, और यदि आपको कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मैं आपके हर एक सवाल को गंभीरता से लेता हूँ बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।